स्कारफेस एक टाइम में अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एंड गैंगस्टर भी। उसका एक ऐसा दौर आया कि हर तरफ बस स्कारफेस स्कारफेस हो रहा था। स्कारफेस को मारने आए लोगों को उसने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वह उससे खुद अपनी मौत मांगने लगे। जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एल कपोन उर्फ स्कारफेस के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। कपोन का जन्म हुआ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। उसके अलावा कपोन के माता पिता के 8 और बच्चे थे, जिनमें से राल्फ एंड फ्रैंक ने कपोन के गैर कानूनी कामों में उसका साथ दिया। तो गाइस, कहानी शुरू होती है जब एल कपोन को 14 साल की उम्र में स्कूल से निकाला जा रहा था, क्योंकि उसने अपने स्कूल की एक लेडी टीचर को मुंह पर मुक्का मार दिया था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई का सिलसिला वही खत्म हो जाता है। इसके बाद जहां पर कैंडी बिकती हैं वह उस शॉप में काम करने लगा, और इसी टाइम पीरियड में वह पहले ब्रोकन रिपर्स गैंग में शामिल हुआ और फिर उसके बाद उससे भी पावरफुल 5 पॉइंट गैंग में। कपोन उस समय के गैंगस्टर जॉनी टोरियो से बहुत प्रभावित था, जिसकी वजह से वह उसी की तरह बनने लगा। कपोन अपनी गैंग के साथ मिलकर दूसरी गैंगों को मारता एंड थोड़ी बहुत चोरियां भी करने लगा, जिसके चलते एल कपोन के चर्चे धीरे धीरे दूसरे गैंगों में भी होने लगे। फिर एक दिन उसे एक और गैंगस्टर फ्रैंकी याले ने अपने गैंग में शामिल कर लिया, तो कपोन उसके साथ ही काम करने लगा, जो कि एक बार का मालिक था। लेकिन उसी बार में एक दिन जब कपोन शीशे साफ कर रहा था तो उसने एक लड़की को अनजाने में छेड़ दिया, जिसके कारण उस लड़की के भाई ने कपोन की लेफ्ट साइड के गाल पर 3 बार चाकू से वार किया और वह जख्मी हो गया। यह जख्म काफी गहरे थे एंड जब ऐसी चोट ठीक होती है तो इसके बाद जो सेल्स हमारी स्किन को भरते हैं उसे कहते हैं स्कार, जिसके दाग कपोन के फेस पे दिखाई देते थे और तभी से उसको स्कारफेस के नाम से भी जाना जाने लगा। कपोन को अपने साथ शामिल करके फ्रैंकी याले लीगल और इलीगल दोनों वाइन का धंधा करने लगा। कुछ ही समय में देखते ही देखते वह काफी अमीर होते जा रहे थे, जिसके कारण कपोन का नाम न्यूयॉर्क की गली गली में फैल जाता है। और फिर उसी समय के दौरान आता है साल 99 का वो दिन, जिसका स्कारफेस बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्कारफेस को बुलाता है शिकागो की सबसे बड़ी पावरफुल इटालियन क्राइम गैंग का हेड जॉनी टोरियो, जिसके कारण स्कारफेस न्यूयॉर्क छोड़कर शिकागो आ जाता है और जहां टोरियो स्कारफेस को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है एंड स्कारफेस टोरियो के बिजनेस को इतनी ऊपर लेकर जाता है कि शिकागो की हर कोने तक बस उन्हीं की शराब, बियर और बाकी चीजें पहुंचने लगती हैं, जिसके कारण उनके रास्ते में एक उनका ओपोनेंट जॉय हॉवर्ड रुकावट बनने लगता है। लेकिन टोरियो और स्कारफेस उसे मार देते हैं। स्कारफेस टोरियो का अब राइट हैंड बन चुका था, अब उनके काम में कोई भी रुकावट नहीं थी। लेकिन साल 1924 में नॉर्थ साइड गैंग का डियान ओबेनियन टोरियो की गीना ब्रदर गैंग पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण टोरियो गुस्से में आकर उस पर फायरिंग कराता है और उसे वहीं मार डालता है। इसका बदला लेने के लिए नॉर्थ साइड गैंग ने टोरियो की गाड़ी पर बहुत ही बुरी तरीके से फायरिंग की, जिससे वह जख्मी हो गया लेकिन भाग निकला। एंड कुछ दिनों की रिकवरी के बाद टोरियो अपनी गैंग का हेड स्कारफेस को बना देता है और खुद रिजाइन करता है। हेड बनने के बाद तो जैसे स्कारफेस वहां का राजा ही बन गया हो। उसने अपना सारा इलीगल बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अब कनाडा तक फैला दिया था, और अगर कोई उसके साथ काम करने के लिए मना करता तो वो उसे बम से उड़ा देता। जैसे बस उसको अपने बिजनेस से ही मतलब हो, वो अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन स्कारफेस ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की हर तरीके से मदद करता, जिसके कारण वह उनके लिए भगवान से कम नहीं था। स्कारफेस को अपने महंगे कपड़ों, सिगार, लड़कियां और महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने के कारण जाना जाने लगा, और जब भी कोई उसे उसके कारोबार के लिए कोई क्वेश्चन पूछता तो स्कारफेस का एक ही जवाब होता, आई एम ए जस्ट बिजनेसमैन गिविंग द पीपल व्हाट दे वांट एंड ऑल आई डू इज सेटिस्फाई ए पब्लिक डिमांड। और इस वक्त वह एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गया था। यूएसए एंड कनाडा के हर किसी अखबार, पब्लिक में बस स्कारफेस 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 हो रहा था। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्त के एक रेस्टोरेंट में आया था तो नॉर्थ साइड गैंग ने उस पर हमला कर दिया। गाड़ियों में भरकर लाई गई मशीन एंड शॉटगन से रेस्टोरेंट पर जबरदस्त गोलीबारी की गई, लेकिन स्कारफेस बच निकला। जब स्कारफेस के बंदे सामने से फायरिंग करने के लिए पहुंचे तो वह भाग गए थे। इस हमले के 3 हफ्तों के बाद ही वेस, जो हमले का लीडर था, उसको स्कारफेस मार देता है। और अब सिकलाना यूनियन का लैम्बार्डो नाम का एक व्यक्ति, जिससे स्कारफेस ने पैसे देकर हेड बनाया था, जो बात जॉय एलियो को पता थी और वह यह पोजीशन खुद पाना चाहता था, जिसकी वजह से ओलियो ने स्कारफेस पर बहुत हमले कराए। ओलियो तकरीबन 10 के करीब शूटर स्कारफेस को मारने के लिए भेज चुका था, लेकिन वह सब मारे गए।
फिर आलियो ने मशीन गन से लंबोर्ड और स्कारफेस को एक सिगार स्टोर के बाहर मारने के लिए पूरा बंदोबस्त किया था, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग जाती है, जिसकी वजह से वह आलियो के आदमियों को पकड़ लेते हैं और उनसे हमले के मास्टरमाइंड आलियो का नाम पता लगा लेते हैं और अब पुलिस आलियो को पकड़कर भी ले जाती है। जब यह बात स्कारफेस को पता चलती है तो उसने अपने तकरीबन 2 दर्जन आदमियों को हथियारों के साथ उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन वह बच गया। 1929 में आलियो अपने 3 आदमियों को फिर से स्कारफेस को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वह पकड़े जाते हैं और स्कारफेस उन्हें बांधकर पहले तो बेसबॉल से बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और फिर अपने बॉडीगार्ड से उनके सिर पर गोली मारकर मार देता है। अब इस वजह से स्कारफेस आलियो को मारने के लिए तड़प रहा था, जिसके कारण वह 2 शूटर्स को आलियो को मारने के लिए भेजता है, जो आलियो को टैक्सी कब के अंदर एंटर होते ही तकरीबन 13 से 15 गोलियां मारकर मार देते हैं। और इस वजह से शिकागो का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण यूएसए के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में एक गुप्त मीटिंग बुलाते हैं और बताते हैं कि शिकागो गैंगस्टर के हाथों में है एंड पुलिस पूरी तरह उनके अंडर है। स्कारफेस के सभी गुनाहों पर पर्दा है और उसके सबूत इकट्ठे करना एक तरह से नामुमकिन है, जिसके कारण सरकार ने स्कारफेस एंड उसके साथियों पर फेडरल एजेंसी को बहुत ही कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा, ताकि उसे पैसे छुपाने के जुर्म में अंदर किया जा सके। इसके बाद कई फेडरल एजेंसी स्कारफेस पर नजर रखने लगी। जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा कई इनकम टैक्स प्लान स्कारफेस के खिलाफ तैयार किए जाने लगे और 27 मार्च 1929 को स्कारफेस को FBI एजेंट्स द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद वह कोर्ट में ना आने के लिए बीमारी का बहाना और फिलाडेल्फिया में हथियार छुपाने की वजह से 1 साल की सजा काटता है। लेकिन जब वह जेल से बाहर आता है तो उसका नाम शिकागो के सबसे बड़े अपराधियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर था। 1930 में उसको फिर मियामी बीच का जायजा लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और गवर्नर ने उसे शहर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। इसके अलावा उसे खाना और पानी देने से भी इनकार कर दिया गया, लेकिन जुलाई महीने में वह 3 दिन की सुनवाई के बाद बाहर आ जाता है। जनरल मैबल वर्कर वाइल्ब्रांड ने अमीर व्यक्तियों को टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर जारी किए एंड 1931 में गवर्नमेंट को स्कारफेस के एक वकील ने लेटर दिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे स्कारफेस ने 1925 से लेकर 1929 तक एक भी बार टैक्स नहीं दिया और 1924 में उस पर 22 चोरियां करने का दोष लगाए गए थे, जिस पर उसने $50,000 देकर बेल ली थी। लेकिन अब स्कारफेस पर 5000 वोलसेट एक्ट की उल्लंघना का आरोप लग गया था, बट गवाह और सबूत न मिलने के कारण विल्करसन ने चोरी के केस पर ही दबाव बनाया। स्कारफेस के वकीलों के पास बस कुछ ही घंटों का समय था, तो उन्होंने कहा कि स्कारफेस बहुत सारा पैसा जुए में हार गया था, जिससे हुआ नुकसान बस जुए से खेलकर ही पूरा हो सकता है, बट यह इतना कुछ खास एविडेंस नहीं था। तो उन्होंने स्कारफेस के खर्चों पर ध्यान दिलाया कि उसने कैसे अपनी जायदाद बहुत सारे खर्चे में उड़ा दी है, जिसके कारण कोर्ट में स्कारफेस की 5 सालों की ही इनकम शो होती है, जो थी $10,38,000 और उसमें से सिर्फ $2,15,000 की चोरी का आरोप लगा। इसके अलावा उस पर 5 और चोरियों का दावा लगा एंड स्कारफेस को 11 साल की सजा के साथ $57,000 का जुर्माना देने के लिए कहा गया। स्कारफेस को 33 साल की उम्र में अटलाना यूएस में भेज दिया गया। कोकेन एडिक्टेड होने के कारण उसके नाक में शेक हो गया था। जेल में स्कारफेस को देखकर पता चल रहा था कि वह दिन बर दिन कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण स्कारफेस के साथी उसकी सुरक्षा करते थे। लेकिन 1936 में अल्कट्राज के आदमी जेम्स ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके कारण उसने अल्कट्राज में अपनी सजा का आखिरी साल हॉस्पिटल में ही बिताया। फिर इसके बाद स्कारफेस को बाकी सजा पूरी करने के लिए फेडरल इंस्टीट्यूशन कैलिफोर्निया में भेज दिया गया, बट 1939 में ही उसको दिमागी हालत ठीक न होने के कारण पैरोल मिल जाती है और उसका इलाज करने के लिए हॉपकिंस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था। लेकिन वह हॉस्पिटल स्कारफेस का इलाज करने से मना कर देता है, जिसके कारण उसका इलाज हॉस्पिटल जूनियर मेमोरियल में कराया गया था, जिन्होंने स्कारफेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिसके कारण स्कारफेस ने उन्हें 2 जापानीज वीपिंग चेरी ट्रीज दान किए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद बीमार स्कारफेस हॉस्पिटल छोड़कर अपने मैंशन में आ गया। जब उसके दिमाग का टेस्ट हुआ तो पता चला कि स्कारफेस का दिमाग एक 12 साल के बच्चे जितना काम कर रहा है। स्कारफेस ने अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताया और 21 जनवरी 1947 को स्कारफेस को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन वह बच गया। पर 25 जनवरी 1947 को स्कारफेस की एपोप्लेक्सी बीमारी के कारण हार्ट फेल हो जाने की वजह से मौत हो जाती है। 1 हफ्ते बाद उसकी लाश को शिकागो में लाया जाता है, जिसके बाद उसे माउंट ओलिवेट कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जिसके साथ ही एक बच्चा जो गैंगस्टर को अपना रोल मॉडल मानता था उसी की तरह जीता है और दुनिया से चला जाता है। सो गाइस, यह वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।